1935 का भारत शासन अधिनियम लाने का प्रमुख और पहला कारण 1919 के अधिनियम के माध्यम से जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई थी, आपने कल लिखी थी, 1919 के माध्यम से हुई प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था पूरी तरीके से असफल घोषित हो गई। पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी? असफल हो चुकी थी। उसका कोई रिजल्ट लाभदायक ना आके सारे हानिकारक रिजल्ट आ रहे थे। और बाद में आपको पता होगा कि इस द्वैध शासन की असफलता होना और 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु अंग्रेजी सरकार के द्वारा सन 1927 में साइमन कमीशन को भारत भेजा था। 1927 में साइमन कमीशन, आपने इतिहास में पढ़ा, भारत आया था। साइमन कमीशन के भारत आने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन के भारत आने का प्रमुख उद्देश्य 1919 के अधिनियम की क्या करना? समीक्षा करना। लेकिन जैसे ही साइमन कमीशन भारत आया 1927 में, तो आपको पता होगा इस साइमन कमीशन का भरपूर यानी पुरजोर तरीके से भारत में क्या हुआ? विरोध हुआ। और आपने इतिहास में लिखा होगा कि साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे। तो एक तो 1919 के अधिनियम के माध्यम से स्थापित प्रांतीय द्वैध शासन पूरी तरीके से असफल होना, और दूसरा 1927 में जब साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु भारत आया, तो उस साइमन कमीशन का घोर विरोध होना भी इस अधिनियम को लाने का प्रमुख कारण माना जाता है। अब 1919 का अधिनियम लाए, तो 1919 का अधिनियम लाकर किया क्या गया? यह 1919 का अधिनियम बहुत विस्तृत अधिनियम माना जाता है। आपने संविधान के स्रोत में ऐसा पढ़ा कि भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान 1935 के भारत शासन अधिनियम का माना जाता है, लगभग 75% हिस्सा। तो आज का आपको पता होगा 75% योगदान भारत के संविधान में इस अधिनियम का माना जाता है। तो आप सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा कि यह भी अधिनियम कितना बड़ा होगा। तो ध्यान रखना, इस अधिनियम में 1935 के भारत शासन अधिनियम में लागू होने वाले प्रावधान बता रहा हूं कि 1935 के अधिनियम कितने अधिनियम में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां लागू हुई थी? थे ज्यादा, है ना? हाँ, थे तो ज्यादा, लेकिन लागू होने वाली बात कहूं तो 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 321 तो थे अनुच्छेद। फिर कितने भाग थे पूछ ले तो, है ना? आपको पता है 10 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? और 15 भाग या परिशिष्ट कहे जाते हैं, ध्यान रख लेना। 321 अनुसूचियां, सॉरी अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 15 भाग थे। इतना विस्तृत अधिनियम माना जाता है। ये तो प्रावधान लागू हुए थे, लगभग 451 अनुच्छेद थे इसमें, लेकिन लागू कितने हुए? 321 अनुच्छेद लागू हुए थे। इतना विस्तृत अधिनियम माना जाता है आपके 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम लाकर अंग्रेजों की पहली नीति जो सामने हमारे को देखने को मिली, इस अधिनियम के माध्यम से एक भारत संघ का गठन करने का प्रावधान किया। वैसे आपको पता है कि अक्सर इसकी पहली जो विशेषता हम पढ़ते हैं, और या मैं लिखवाता हूं, इससे पहले जहां कहीं भी लिखवाई हो सकता है मैंने अखिल भारतीय संघ लिखवाया होगा, लेकिन वास्तव में अखिल भारतीय संघ जैसे शब्द का इसमें कोई प्रावधान था नहीं। इन्होंने कहा भारत संघ का गठन करेंगे, और हम लिखवाते हैं अखिल भारतीय संघ का गठन। वास्तव में वो लाइन ही हम गलत लिखवाते हैं, भारत संघ का गठन करने का प्रावधान किया। अब भारत संघ का गठन करके क्या करने का प्रावधान किया गया? इन्होंने कहा हम भारत में एक भारत संघ का गठन करेंगे, और इस संघ में प्रांतों का मिलना तो है अनिवार्य। जो ब्रिटिश प्रांत है वो तो अनिवार्य रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे। रियासतों का मिलना है ऐच्छिक। इस संघ में रियासतों का मिलना क्या है? ऐच्छिक है। लेकिन आगे क्या लिखा? अगर रियासत की आधे से अधिक जनसंख्या इस संघ में मिलना चाहे तो वो रियासत भी इस संघ में मिलेगी। यह भारत संघ का गठन करके प्रावधान किया गया। अब आपको पता है कि इस बात से अंग्रेजों की कौन सी नीति स्पष्ट होती हुई दिख रही है? यह कह रहे हैं प्रांत तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और रियासतों का मिलना ऐच्छिक है, लेकिन रियासत की आधी जनसंख्या चाहे तो वो रियासत भी संघ में मिलेगी। तो मेरे को बताइएगा, उस समय भारत 3 भागों में बंटा हुआ था, प्रांत, रियासत और केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेशों में तो ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन चल ही रहा था। प्रांतों में ब्रिटिश गवर्नर नियुक्त थे, जो इन्होंने कहा संघ में मिला देंगे सारे, और प्रांतों को मिलना अनिवार्य है। अब बची केवल कौन थी? रियासतें, जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन नहीं चल रहा था। रियासतों में देसी नरेशों का शासन चल रहा था,
है ना, उन रियासतों को कैसे कब्जे में किया जाए, इसलिए ये नीति चलाई और कहा कि रियासत को भी हम हमारे संघ में मिला देंगे। और इसी से वास्तव में 1935 के भारत में भारत शासन अधिनियम में संघीय शासन व्यवस्था के लक्षण मौजूद हुए थे। इसी को तो हम भारत में क्या कहते हैं, संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। लेकिन एक बात बड़े ध्यान से सुनना कि इसमें भारत संघ के गठन का प्रावधान किया, यानी कि जो आप अखिल भारतीय संघ पढ़ते हो उसके गठन का प्रावधान तो किया, लेकिन कई बार आप जब प्रश्न हल करते हो ना, तो उसमें वो 1935 के अधिनियम की विशेषताओं पर चर्चा करके सही कूट के माध्यम से उत्तर का चयन करें। और उसमें वो एक कथन लिखता है कथनों में कि इस अधिनियम के माध्यम से अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया, और आप हल करते समय इसको सही मानते हो और आंसर वो मानते समय इस बात को गलत मान लेता है। अब आप दुखी हो जाते हो कि अखिल भारतीय संघ का गठन का प्रावधान तो किया गया, फिर ये गलत क्यों मान रहा है? किया नहीं गया ना, ध्यान से सुनना, वो सही है, उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते। आप कहते क्यों? अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया, कहा कि हम अखिल भारतीय संघ का गठन करेंगे, लेकिन अखिल भारतीय संघ का गठन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि रियासतों ने इसका जबरदस्त तरीके से क्या किया? विरोध किया, और रियासतों के विरोध के कारण इस भारत संघ का गठन हो नहीं पाया था। तो दोनों ही बातें सुन लेना कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से अखिल भारतीय संघ या भारत संघ के गठन का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस संघ का गठन हो नहीं पाया। और संघ का गठन क्यों नहीं हुआ उसका रीजन मैं बता रहा हूं। रियासतों ने इस संघ का जबरदस्त तरीके से क्या किया? क्यों? क्योंकि रियासतों में देशी नरेशों का शासन समाप्त करने की बात कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि रियासत अगर संघ में मिलेगी तो फिर संघ में मिलेगी तो शासन किसका होगा? ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार का हो जाएगा उस रियासत का पर भी शासन। और इसीलिए वो राजा महाराजा कह रहे हमारे तो अस्तित्व ही समाप्त कर रहे हो, इसीलिए रियासतों ने इस बात का जबरदस्त तरीके से विरोध किया और इस संघ का गठन हो नहीं पाया था। ठीक है, तो पहली विशेषता तो यही याद रखना कि भारत संघ के गठन का प्रावधान किया लेकिन हो नहीं पाया। नंबर दूसरी बात, और इसीलिए आप जब संविधान के स्रोत पढ़े होंगे शायद मैंने आपको बताया कि संघीय ढांचा हमने कहां से लिया था। हाँ, लेकिन हम आज पढ़ते आ रहे हैं संघीय ढांचा हमने कनाडा से लिया, ऐसा पढ़ा, लेकिन वो कनाडा से बिल्कुल गलत करते हो आप। 1935 के अधिनियम से हमने संघीय शासन व्यवस्था ली, तब आप कहते हो कनाडा से क्या लिया? कनाडा से सशक्त केंद्र लिया। संघीय ढांचे में भी ज्यादा शक्तिशाली किसको बनाया जाएगा? केंद्र को। यह हमने कनाडा से ली, तो सशक्त केंद्र की रचना हमने कनाडा से लिए। संघीय ढांचा जो ये प्रावधान किया गया था ना, ये संघीय ढांचा एज इट इज हमने कहां से अपनाया था? 1935। फिर दूसरी बात, इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से आपको पता है कि वर्तमान में जैसे हमारे केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या कर रखा है? बंटवारा। ये शक्तियों का विभाजन एज इट इज 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से कर दिया था। तो 1935 के अधिनियम की अगली विशेषता है कि इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या किया गया? बंटवारा। जैसा वर्तमान में शक्तियों का बंटवारा हो रखा है, एज इट इज शक्तियों का बंटवारा किया। वर्तमान वाला शक्तियों का बंटवारा तो आपने अनुसूची नंबर 7 में पढ़ लिया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसी तरीके का विभाजन यहां पर भी हो गया था, संघ सूची में, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब ध्यान से सुन लेना कि इस अधिनियम के माध्यम से भी शक्तियों का बंटवारा हुआ। आपको फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो तो ज्यादातर वो आपको वर्तमान में कौन सी सूची में कितने वैसे वो नहीं पूछता है, क्योंकि वर्तमान वाली तो सारों को ही बातें याद है। वो हमको 1935 के अधिनियम का सवाल पूछते समय लिखेगा कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से संघ सूची में इतने विषय रखे। अब आप कहोगे इस लाइन को मैं सत्य लिखूं कि असत्य लिखूं? तभी आप सत्य असत्य निर्धारित कर पाओगे जब आपको तीनों ही विषय की संख्या याद होगी। तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा करके संघ सूची में विषय रखे थे 59। कितने? राज्य सूची में विषय रखे 54 और समवर्ती सूची में विषय रखे 36। ये 1935 के विषय बोल रहा हूं। वर्तमान वाले विषय आपने 7वीं अनुसूची में लिख रखे हैं, ठीक है ना। तो ये 1935 के अधिनियम के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा करके इतने इतने विषय इस सूची में रखे। और अब का ऐसे विषय जिनका उल्लेख इन तीनों में नहीं होगा, वो विषय कैसे होंगे? अवशिष्ट विषय होंगे। कौन से विषय होंगे? और आपको पता होगा आईएएस 2017 में प्री के पेपर में खोल के देखना घर जाकर आज ही, आपको सवाल क्या पूछा? 1935 के अधिनियम के माध्यम से अवशिष्ट विषय पर
कानून बनाने का अधिकार किसको दिया? आपको पता होगा, वर्तमान में मैं बात करूं आपके सामने आज की तिथि में, तो वर्तमान में तो अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। कौन सी सरकार बनाती है कानून? लेकिन 1935 के अधिनियम के माध्यम से अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया? वायसराय कह दूं या भारत का गवर्नर जनरल? उसमें वायसराय ऑप्शन नहीं था, तो राइट ऑप्शन क्या होगा बताओ? वैसे इस समय पदनाम वायसराय था 1935 में। 1947 का अगला अधिनियम पढ़ने वाले हो ना, उसमें पदनाम भी बदलेंगे कि भारत के गवर्नर जनरल का वायसराय का वापिस नाम भारत का गवर्नर जनरल का दिया। वो 1947 के अधिनियम से कर देंगे, है ना। लेकिन उस समय पदनाम वायसराय था, लेकिन उस समय ऑप्शन वायसराय नहीं देखा। आपका राइट ऑप्शन क्या माना जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। क्लियर? नेक्स्ट, अगला, इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया? मैंने अभी आपको इस अधिनियम के लाने का रीजन बताया, है ना। मैंने कहा प्रांतों में द्वेष शासन पूरी तरीके से क्या हो चुका था? असफल। तो इस अधिनियम को लेकर क्या कर दिया? प्रांतों में द्वैध शासन को पूरी तरीके से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। प्रांतों में द्वेष शासन ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब प्रांतों में द्वेष शासन समाप्त किया, तो आपको मैंने कल एक 1919 के माध्यम से बात बताई थी। उत्तरदायी शब्द पहली बार 1919 से, लेकिन कौन से उत्तरदायी? आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना। आपसे पूछ ले कि इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में कौन सा उत्तरदायी? पूर्ण उत्तरदायी। या तो ये पूर्ण उत्तरदायी शब्द आएगा, और या फिर आपको पता है ज्यादातर प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें एक शब्द प्रयुक्त होता है कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कौन से अधिनियम से की गई थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत 1935। प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ यही होता है प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की क्या करना? स्थापना। द्वेष शासन समाप्त कर दिया था प्रांतों में, और जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय बनते थे ना, उनको वापस एक करके कहा कि कानून तो गवर्नर जनरल बनाएगा, लेकिन भारतीय मंत्रियों की सलाह से बनाएगा। तो वो हो जाता है कौन सा उत्तरदायी शासन? पूर्ण उत्तरदायी। तो आंशिक उत्तरदायी पूछे तो 1919, और पूर्ण उत्तरदायी पूछे तो 1935। नंबर तीसरी विशेषता कि प्रांतों में तो द्वैध शासन क्या कर दिया, लेकिन क्या कर दिया? केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी, है ना। इस अधिनियम के माध्यम से कहां पर द्वैध शासन की शुरुआत कर दी? केंद्र में द्वैध शासन की क्या कर दी? स्थापना कर दी। और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित करके वही काम किया जो 1919 में आपने कहां पढ़ा था? प्रांतों में पढ़ा था कि वहां पर प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा था, यहां पर केंद्रीय विषय को कितने भागों में बांट दिया? वही 2 भाग कौन कौन से? आरक्षित और हस्तांतरित। मुख्य विषय तो किस में रख दिए? आरक्षित में। और कम महत्व के विषय किस में रख दिए? हस्तांतरित में। आरक्षित विषय पर कानून बनाने का अधिकार तो अंग्रेजों को, और हस्तांतरित विषय पर कानून निर्माण का अधिकार भारतीयों को दिया। तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके कहां पर द्वैध शासन की स्थापना कर दी? फिर अगला काम इस अधिनियम के माध्यम से क्या कहा? इस अधिनियम के माध्यम से कहा कि हम भारत में एक क्या करेंगे? संघीय न्यायालय, जो आपने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ रखा है ना। कौन से न्यायालय की स्थापना करेंगे? एक संघीय न्यायालय की स्थापना करेंगे, अर्थात फेडरल कोर्ट की स्थापना करेंगे। अब संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान तो कर दिया 1935 में, और 1935 में कहा कि हम संघीय न्यायालय की स्थापना करेंगे। लेकिन आपको भली भांति पता है कि 1935 का अधिनियम आंशिक रूप से लागू कब हुआ और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? आंशिक रूप से तो लागू हुआ था 3 अप्रैल 1936 को, आंशिक रूप से। और 1935 का अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। अब 1 अप्रैल 1937 को यह अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो इस संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान तो 1935 में कर दिया था, लेकिन इस संघीय न्यायालय का गठन कब हुआ था? अक्टूबर 1937 में। कब हुआ था? और अक्टूबर 1937 में कहां पर? दिल्ली में इस संघीय न्यायालय की क्या कर दी? स्थापना। और कहा कि इस संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य कितने न्यायाधीश होंगे? 7। और आपको पढ़ा होगा, अपने नाम अच्छे से लिख रखा है, इस संघीय न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया था? सर मॉरिस ग्वायर को। किसको बनाया गया? सर मॉरिस ग्वायर आपके संघीय न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस बनते हैं। और संघीय न्यायालय के अंतिम चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल जे कानिया, जो सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने थे। हीरालाल जे कानिया अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे इसके फेडरल कोर्ट के, ध्यान रखना। और बाद में हीरालाल कानिया को हम सुप्रीम कोर्ट का पहला
मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं। तो इस संघीय न्यायालय के गठन का भी प्रावधान किया। और आपको मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते समय अच्छे से बता रखा है कि संघीय न्यायालय के निर्णय के खिलाफ हम अपील कर सकते थे। और इस संघीय न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील कहां करते? ब्रिटेन में स्थित प्रिवी काउंसिल। क्लियर? नेक्स्ट अगली विशेषता क्या? एक देश जिसको आज की तिथि में आप कहते हो म्यांमार, उसका पुराना नाम था बर्मा। इस बर्मा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ये बर्मा 1937 तक हमारा हिस्सा था, 1937 तक। ठीक है? और एक क्षेत्र और नाम याद रखना, अदन, और एक क्षेत्र का नाम याद रखना चाहो तो और रखना, बरार। इस म्यांमार, अदन और बरार को 1935 के अधिनियम के माध्यम से भारत से क्या कर दिया? 1935 से अलग किया हमारे पास। देख लो, इतना क्षेत्र हमारा था पहले, तो सोच लो भारत कितना बड़ा राष्ट्र था। देख लो कितना तोड़ा गया। बांग्लादेश अपना था, पाकिस्तान अपना था, म्यांमार अपना था, अदन बरार अपना था, और वर्तमान का भारत भी अपना था। ठीक है ना? तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से बर्मा, अदन और बरार को भारत से क्या कर दिया? पृथक कर दिया। फिर अगली विशेषता, आपको पता होगा 1858 का भारत परिषद अधिनियम आपने पढ़ा था। और 1858 के अधिनियम के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि वायसराय को सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया था कि नहीं किया था? तो भारत परिषद का गठन तो कौन से अधिनियम से हुआ था? 1858। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से भारत परिषद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कौन सी परिषद को समाप्त कर दिया? हाँ, भारत सचिव पद यहां समाप्त नहीं हो रहा है, ध्यान रख लेना। भारत सचिव अगले अधिनियम में समाप्त करेंगे। भारत परिषद समाप्त हो जाती है 1935 के अधिनियम के माध्यम से। नेक्स्ट अगली विशेषता कि इसी अधिनियम के माध्यम से आपने कल 1919 में पढ़ा था कि केंद्र की व्यवस्थापिका को कितने सदनीय बनाया? अब केंद्र की व्यवस्थापिका को द्विसदनीय तो बनाया 1919। और आपको मैं पूछ लूं, वर्तमान में हमारे राज्य की व्यवस्थापिका भी कितने सदनीय है? तो राज्य की व्यवस्थापिका को कितने सदनीय बना दिया? द्विसदनीय बनाया। और राज्य की व्यवस्थापिका को द्विसदनीय बनाकर कितने सदनों का गठन किया? 2 का। कौन कौन से सदनों का गठन किया? एक तो वर्तमान में जो दोनों ही सदन पढ़ रहे हो वैसा का वैसा नाम याद रखना, प्रांतीय विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषद। 1935 से पहले राज्य की व्यवस्थापिका एक सदनीय थी और नाम था प्रांतीय विधान परिषद। क्या नाम था? प्रांतीय विधान परिषद। राज्य की व्यवस्थापिका को द्विसदनीय बना के विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों का गठन किया। फिर अगली विशेषता इस अधिनियम की, इस अधिनियम के माध्यम से अगली बात क्या कही कि हम भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करेंगे। वैसे ये 1935 के अधिनियम का जो प्रावधान है ना, जो अब लिख रहा हूं, ये 1935 के अधिनियम से पहले ही लागू हो गया था। 1935 का अधिनियम तो अभी मैंने बोला 1937 में लागू हुआ, लेकिन ये केंद्रीय बैंक के गठन वाला प्रावधान है ना, ये सबसे पहले लागू हो गया था। मतलब 1937 का अधिनियम लागू नहीं हुआ, उससे पहले ही इस अधिनियम में कहा तो सही, हम भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना करेंगे, और उस समय इसका नाम केंद्रीय बैंक ही था। इसी केंद्रीय बैंक को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? और इस आरबीआई की स्थापना तो हो गई थी कब? 1 अप्रैल 1935 को ही। और आपको पता होगा आरबीआई एक्ट, जो रेगुलेशन एक्ट 1934 में ही आ गया था। जब आप इकोनॉमी पढ़ते हो तो आपको आरबीआई पढ़ाते समय इकोनॉमी वाले सर पढ़ाते हैं कि रेगुलेशन एक्ट आया तो 1934 में ही आ गया था। लेकिन इस अधिनियम में प्रावधान जरूर किया था कि हम भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना करेंगे। इसी केंद्रीय बैंक को वर्तमान में आरबीआई कहा जाता है। इस आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई और इस आरबीआई का पहला गवर्नर बनाया गया किसको? सर ऑसबर्न स्मिथ को। किसको? सर ऑसबर्न स्मिथ। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि इस आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर था सीडी देशमुख। कौन था? और वर्तमान गवर्नर तो आपको पता ही है, शक्तिकांत दास। ये आरबीआई की स्थापना की बातें इस अधिनियम में हुई थी। और इस अधिनियम की अगली विशेषता क्या है कि इसी अधिनियम के माध्यम से कहा कि हम 11 प्रांतों में क्या करवाएंगे? चुनाव। और इस अधिनियम में 11 प्रांतों में 1937 में चुनाव भी करवाए। लेकिन आपको ज्यादातर यहां से जो सवाल पूछा है ना, वो ये नहीं पूछा जाता है कुल कितने प्रांतों में चुनाव करवाए। आपको सवाल आज तक का यहां चुनाव वाले में से निकला कि जो 11 प्रांतों में चुनाव करवाने का प्रावधान किया था, उसमें से कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी? ध्यान रख लेना, 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनी थी किसकी?
अब यहां पर बहुत बड़ा ये संदेहास्पद आंकड़ा है। कुछ लोग आपको 7 बताते हैं, कुछ लोग 5 बताते हैं और कुछ 8 बताते हैं। 3 प्रकार के आंकड़े हैं। टोटल प्रांत हैं 8, ध्यान रखना। और 5 जो बताते हैं, अभी मैं प्रांतों के नाम भी आपको लिखवाने वाला हूं। 5 प्रांतों में तो कांग्रेस की खुद की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी, 5 में तो, ठीक है। और 3 प्रांतों में कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी थी। 5 में तो फुल फ्लैश बहुमत वाली सरकार बनी। गठबंधन की सरकार कितनों में बनी? तो गठबंधन में भी सरकार में तो कांग्रेस थी ना, तो फिर कितने प्रांतों में सरकार होगी? और 3 प्रांतों में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हो गई थी, ठीक है। यह ध्यान रख लेना। तो अच्छे से याद रखना, कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में टोटली चुनाव करवाए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? हाँ, कुल प्रांतों की संख्या पूछे तो आपको 8 प्रांत ही बताने, ध्यान रखना। अभी मैं नाम भी आपको लिखवा देता हूं, लेकिन फुल फ्लैश वाले बहुमत कितने थे? 5 प्रांत थे और 3 में गठबंधन की सरकार थी। क्लियर? और अब आपको पता है कि इसके बारे में कथन बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। एक 1935 के अधिनियम का जो अत्यंत ज्यादा पूछा है, मैंने शायद आपको पहले भी उस कथन की चर्चा की थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को क्या बताया था? दासता का चार्टर कहा था। कैसा चार्टर कहा था? और पंडित नेहरू ने एक कथन इसके बारे में और भी कहा था। दासता का चार्टर तो बताया, इसी अधिनियम के बारे में कथन बोला था क्या? इस अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित मोटर के समान या इंजन रहित गाड़ी के समान बताया था। अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी थी किसने? पंडित। ये दोनों ही कथन किसके ध्यान रखोगे? और मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम के बारे में क्या कहा था? यह अधिनियम मूल रूप से सड़ा हुआ और बिल्कुल ही कैसा अधिनियम है? अस्वीकृत अधिनियम माना जाता है। मूल रूप से सड़ा हुआ और बिल्कुल ही अस्वीकृत अधिनियम है। कौन सा? 1935।